So in the previous class we have discussed magnetic waves and their origin, how they originate. So theoretically, electromagnetic waves were discovered by Maxwell, and how he discovered these kind of waves, this we have discussed in the previous class. So on the basis of that discussion, we know that whenever there is a varying electric field, whenever there is a varying electric field, we get a varying magnetic field. And whenever we have a varying magnetic field, we get a varying electric field. So this cycle goes on. Varying electric field say varying magnetic field, varying magnetic field say varying electric field. So the conclusion is the electric field which varies continuously gives rise to varying magnetic field, and this varying electric field, as discussed in the previous class, तो varying electric field आते हैं कैपेसिटर प्लेट्स पर यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, this charge density was varying means its value was changing with time. और वो क्यों चेंज हो रही थी? क्योंकि हमने यहाँ पर एक टाइम वेरिंग करंट दिया था कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये तो एक स्पेसिफिक केस था कि कैपेसिटर प्लेट्स पे अगर हम टाइम वायरिंग करंट देंगे तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक है। तो इन बातों का कंक्लूजन ये है, इनको और एक जनरलाइज फॉर्म में अगर बोला जाए कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी हमने देखा, वो ज़रूरी नहीं कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ही हो, वो एक स्पेसिफिक केस था। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले वो स्टडी हुआ था कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट ये वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी तरह से भी इंड्यूस किया जा सकता है। तो अगर जनरल स्टेटमेंट अगर बोलें तो वो ये है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को इस केस से कंपेयर करो, कैपेसिटर प्लेट्स वाले में इधर प्लस और इधर माइनस चार्ज है जो टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल होता, सपोज यहाँ चार्ज पार्टिकल था प्लस Q, तो वो पहले इस डायरेक्शन में जाता पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर कुछ ही देर के बाद ये चेंज हो जाती पोलैरिटी, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर इधर जाता, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाती, ये चार्ज पार्टिकल फिर इधर जाता, ठीक है। क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है इसकी वजह से फोर्स लगता है, QE फोर्स, और ये जो E है, ये E कहाँ से आ रहा है? ये इस चार्ज से आ रहा है। तो अगर ये चार्ज की पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लेट्स के बीच में, ये भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज पार्टिकल का QE, ये फोर्स भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल पर हमेशा ये फोर्स लग रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स जब भी लगता है तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात। अब अगर प्लेट्स नहीं भी हो और ये पार्टिकल कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड चेंज करे, यानी कि ये पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में हो, मान लो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में नहीं है, ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होगा, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो इसकी वजह से एक वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा, और ये एक्सेलरेटेड मोशन भी कर रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से अभी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी अब वो चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। और पिछले लेक्चर के बेसिस पे हमें ये पता है कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इससे हमें वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरलाइज स्टेटमेंट कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आते हैं, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से आते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है कि ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सपोज अल्ट्रावायलेट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या इंफ्रारेड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें टेबल में ये भी याद रखेंगे कौन से टाइप की वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती है। बट अगर एग्जाम में हमें एग्जैक्टली याद नहीं हो कि कौन से टाइप की वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज ये वाला जो स्टेटमेंट है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तुम किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आंसर में लिख सकते हो और इसमें तुम्हें मार्क्स भी मिलेंगे। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया, जैसे कि टर्म 2 में ये आएगा सिलेबस, अगर टर्म 2 में अगर MCQ क्वेश्चन आया और उसमें अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तब तो ठीक है, ये किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सही है। मगर अगर MCQ में ये ऑप्शन नहीं दिया है और तुम्हारा वही स्पेसिफिक जो टाइप होता है वेव का, उसका जो बनाने का तरीका है, फिर तुम्हें वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट फिर भी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें कभी ये याद ना आए कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो तुम ये जनरल स्टेटमेंट बोलकर भी काम चला सकते हो। ये स्टेटमेंट किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सही है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए ये जनरल स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी तुमको बता दें, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा था ना रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट वाज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? कि इधर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों उसको फेल डिक्लेयर कर दिया गया? क्योंकि वो एक दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उनमें से एक पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस होते हैं, वो वाला पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये हमारा है न्यूक्लियस। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, सर्कुलर मोशन जब करता है, तो उसका इतना एक्सेलरेशन होता है v²/r, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सर्कुलर पाथ पे चलने वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन v²/r, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इंड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बन गया, इसका चार्ज भी है और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसलिए एक्सेलरेटेड भी है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये रेडिएट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगर रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। अब एनर्जी कहीं रेडिएट कर रहा है, एनर्जी तो कहाँ से करेगा? अपनी एनर्जी खर्च करके ही करेगा, बिकॉज एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि हमने बिना खर्च किए हमने एनर्जी पा ली। एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से ही हमें मिलता है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग इट्स एनर्जी। तो ये अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करता जाएगा, और जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी कम हो जाएगी तो ये अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर रदरफोर्ड का ये मॉडल माना जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो अगर कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल भी है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करना चाहिए। लेकिन जो एटम से निकलने वाली एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होती है, वो कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है। और वो वैल्यूज क्या है, ये भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, -13.6
बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एन की वैल्यूज हम लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो जो वैल्यूज इस फार्मूला से हमें मिलती हैं वही वैल्यूज ऑफ एनर्जी केवल यहाँ से एमिट होती है। कंटिन्यूस एनर्जी एमिट होने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी लगातार एमिट होते चली जाएगी, ठीक है, उसमें बीच में गैप्स नहीं होंगे। बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स जो एटम्स के निकलने वाली एनर्जी पे किए जाते हैं, दे शो दैट द एनर्जी वैल्यूज आर डिस्क्रीट, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा था, ये स्टेटमेंट उसका जस्टिफिकेशन है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ। क्या स्टेटमेंट था? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केमिस्ट्री का भी डिस्कशन हुआ फिजिक्स वाली बात को लेकर है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में भी। ये जो एक्सप्रेशन एनर्जी वाला था, एटम और रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी बातें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आ जाते हैं। ये बीच में हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से मिलेंगी, ये हमने पहचान दिया। ठीक है, अब देखो अगर ये वेव्स हैं तो किस टाइप की वेव्स हैं। हमने जैसे 11th क्लास में पढ़ा था, वेव्स होते हैं दो टाइप के। कौन से दो टाइप? एक तो मैकेनिकल वेव्स और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैकेनिकल वेव्स को चाहिए दे रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, while electromagnetic waves do not require any medium। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए यानी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ये वेव्स का कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, कि मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अभी इसका और दूसरे तरह से भी कैटेगराइजेशन होता है वेव्स का। दूसरी तरह से कैटेगराइजेशन कैसे होता है? एक टाइप के वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, दोनों ही वेव्स के कैटेगराइजेशन है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ whether they require medium or not, and this categorization is based on the fact whether the medium particles will oscillate along the propagation of wave or perpendicular to the propagation of wave। ये उस बेसिस पे। ठीक है, तो दोनों टाइप के कैटेगराइजेशन हमें याद रखने हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन फिर से होगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब क्या होता है? मान लो वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक, और मीडियम पार्टिकल्स है, यहाँ सब जगह से मीडियम है और इस मीडियम में वेव हमारी ट्रेवल कर रही है। ये मीडियम सपोज एयर या ऐसा कोई मीडियम है, वाटर है, तो इसमें मीडियम पार्टिकल्स, ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, सपोज ये मीडियम पार्टिकल्स हैं। तो जब वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट होंगे। ठीक है, ये मीडियम पार्टिकल है, ये अपनी पोजीशन से दोनों तरफ ऑसिलेट होते हैं, यानी अलोंग दिस लाइन ओनली मीडियम पार्टिकल्स विल बी ऑसिलेटिंग। और जहाँ पर मीडियम पार्टिकल, देखो इधर वाला मीडियम पार्टिकल 1 और 2, ये 1 इधर आया और 2 इधर आया, तो ये वाली जो पोजीशन होती है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम पार्टिकल पास आ गए। और जहाँ पे मीडियम पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं वहाँ पे हो जाता है रेयरफैक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर यहाँ रेयरफैक्शन। तो इस तरह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में कौन सी वेव्स चलती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? जैसे रस्सी में बनने वाली वेव्स या फिर वाटर सरफेस पे बनने वाली वेव्स। जैसे वाटर सरफेस पे यहाँ पे अगर पत्थर गिराओगे तो कैसी वेव्स सुनती हैं? वाटर का क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पे जहाँ पत्थर गिरा है वहाँ नीचे चला जाता है, फिर उसके आगे वाले पॉइंट पे ऊपर उठ जाता है पानी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे जाएंगे, कुछ देर बाद वाटर मॉलिक्यूल्स, यही वाला वाटर मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा।
फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल नीचे गया है ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब अभी नीचे गया हुआ है, फिर इधर आएगा। मतलब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, अपनी पोजीशन पर रहते हुए वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं। तो ऐसी वाली वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये बात रिवीजन के लिए सही है। अब वापस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आते हैं, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो कोई मीडियम चाहिए नहीं। ध्यान से समझना बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने कहा कि इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम तो चाहिए होता है मैकेनिकल वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। बट हियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स कहा, ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल होने चाहिए, वो वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होने चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग ए कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग आल्सो, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इसका आंसर क्या है? तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह की होती है, ये जानकारी जब नहीं थी, तब ये माना जाता था कि जितनी भी टाइप की वेव्स होती हैं वो मीडियम के बिना चल नहीं सकती। यानी उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, तो ये बात भी पता नहीं थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के बिना चल सकती हैं। उस समय तक वेव्स के बारे में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में था, लोगों के मतलब पढ़ने लिखने वाले और साइंस जानने वाले, आम आदमी की बात नहीं हो रही। तो लोगों के दिमाग में क्या बात थी, जितनी भी वेव्स होती हैं वो सब मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि बिना मीडियम के वेव चल ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी बिना मीडियम के नहीं चल सकती। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, वो यही पे बताना जरूरी है कि मैक्सवेल ने ये भी कैलकुलेशन से पता लगा, वो हमारा आगे आने वाला पॉइंट है बट उसे यहाँ पे बताना पड़ेगा थोड़ा सा। मैक्सवेल ने कैलकुलेशन से ये भी पता लगाया कि जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अभी आगे फिर से डिस्कस होगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट एट द सेम टाइम वेव के बारे में क्या बोला गया, वेव्स उस समय की बात हो रही है जब ये वाली बात पता नहीं थी। लाइट, सारी बातों को कनेक्ट करो, क्या बोला जा रहा है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस समय के अकॉर्डिंग सारी वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो फिर स्टार्स की लाइट, सन की लाइट हमारे प्लैनेट तक कैसे आती है? इसका मतलब यह है कि पूरे स्पेस में एक मीडियम होगा, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होता तो वेव्स उसमें चल नहीं पाती, बिकॉज मीडियम चाहिए, वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव्स कैसे चलेंगी? और यहाँ पे कौन सी वेव की बात हो रही है, लाइट वेव की बात। इसका मतलब है कि पुरानी थ्योरी की बात हो रही है, बार बार याद रखना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो सन से अर्थ तक या स्टार से अर्थ तक आती है एक मीडियम से चलकर, और उस मीडियम का नाम क्या रखा गया, उस मीडियम का नाम रखा गया ईथर। देखो केमिस्ट्री में जो तुमने ईथर पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ईथर मीडियम कंसिडर किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों की मजबूरी थी, उन्हें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना मीडियम के चल सकती है। सिर्फ एक ही टाइप की वेव्स के बारे में पता था जिनके लिए मीडियम चाहिए। तो लोगों ने ये मान लिया कि जो लाइट है, यानी भले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बट उसको भी मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या होगा, वो एक एथर मीडियम, एथर उसका नाम दिया गया। एथर का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी जो सब जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे एक मीडियम को इमेजिन किया गया, इस मीडियम में चल करके लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। ये वाली थ्योरी बहुत सालों तक मानी गई और लोग इस पर बिलीव करते रहे। लेकिन फिर एक थे हमारे वैज्ञानिक लोगों का, यानी साइंटिस्ट का क्या बोले, जैसे आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी होती है वैसे ही साइंटिस्ट की जोड़ी थी, और उनकी जोड़ी ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये दो लोगों का नाम है, माइकलसन एंड मोरले। एक्चुअली माइकलसन एंड मोरले
का जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने नेगेटिव रिजल्ट के लिए फेमस है। तो बोलो ये नेगेटिव रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव रिजल्ट का मतलब हुआ कि माइकलसन और मोरले प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है, माइकलसन एंड मोरले, ये दो लोगों का नाम है। माइकलसन और मोरले ये प्रूव करना चाहते थे कि ईथर मीडियम होता है, ये प्रूव करना चाह रहे थे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम आया उसमें ये, इसको तुम पढ़ोगे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। यहाँ पे हम सिर्फ उसके रिजल्ट की बात करेंगे। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था, ईथर मीडियम के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए किया गया था, बट हुआ इसका जस्ट उल्टा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया वो ये आया कि ईथर मीडियम होता ही नहीं है, कोई भी मीडियम होता ही नहीं है स्पेस में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया, तो इसीलिए इसको नेगेटिव रिजल्ट बोला जाता है, क्योंकि प्रिडिक्शन ये था कि ईथर मीडियम होता है, हम ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हुआ कि ईथर मीडियम नहीं होता है। फिर उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में जा जाकर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कई अलग अलग प्लेसेस पर जाकर, डिफरेंट कंट्री में जाके, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे जाके, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में किया, लेकिन हमेशा एक ही चीज़ पता चली कि ईथर मीडियम नहीं होता है। तो इसीलिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट था और ये अपने नेगेटिव रिजल्ट के लिए फेमस है। तो रिजल्ट अल्टीमेटली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से आया कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है। फिर भी सनलाइट या कोई भी टाइप की लाइट, स्टार से आने वाली लाइट, जिसको मैक्सवेल ने कहा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो भी बिना मीडियम के चल सकती है। ये बात अब जाकर के प्रूव हुई जब माइकलसन मोरले ने ये कहा कि हमारा रिजल्ट ये बताता है कि कोई भी मीडियम नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये एस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके अलावा जितने भी टाइप की वेव्स होती हैं वो सब मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती हैं। साउंड वेव्स है जैसे, वो मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। वाटर सरफेस से बनने वाली वेव्स वो मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस कैटेगरी में आती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अब दूसरी बात पे आते हैं, ट्रांसवर्स वेव वाली। तो अभी ये तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के भी चल सकती है। तो फिर जो ट्रांसवर्स वेव में बोला गया था, जैसे रस्सी वाले में, कि रस्सी के पार्टिकल्स वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाली बात का क्या करेंगे? मीडियम ही नहीं है तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, ये वाली बात का क्या मीनिंग हुआ फिर, बोलो। और ये भी कहा जा रहा है कि वेव्स ट्रांसवर्स, तो जब मीडियम है ही नहीं तो ऑसिलेट क्या हो रहा है? व्हाट इज ऑसिलेटिंग? वंस यू आर सेइंग देयर इज नो मीडियम, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन व्हाट इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव? तो इसका आंसर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट होता है, ठीक है। अब ये अजीब बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे ऑसिलेट होते हैं? तो देखो, जैसे ये हमारी कैपेसिटर प्लेट थी, जहाँ से हमने इस थ्योरी की शुरुआत की थी, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ देर बाद क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी इधर प्लस चार्ज डेंसिटी है और इधर माइनस चार्ज डेंसिटी है, कुछ देर के बाद ये चार्ज डेंसिटी तो चेंज हो जाएगी, इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो चार्ज डेंसिटी है ये आ रही है अल्टरनेटिंग करंट से, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या थी? आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये करंट भी चेंज हो रही है। तो ये करंट चेंज हो रही है तो यहाँ आने वाला चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है तो सिग्मा भी चेंज हो रहा है, सिग्मा चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी साइनसॉइडली चेंज हो रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो भी किसी तरह का ग्राफ आएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वाला जो यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह से साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझिए। तो एट एनी इंस्टेंट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस डायरेक्शन में जो यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे है,
इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई दिया। अब जरा ध्यान से समझना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और अगर हम यहाँ एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, सारी बातों को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जाना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है उसी डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से बिल्कुल समझना है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो हम कहाँ पर आ गए। पहले बात हुई किसकी? चार्ज डेंसिटी की, फिर बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर बात हुई चार्ज पार्टिकल के चलने की, और चार्ज पार्टिकल के चलने का मतलब हुआ जिधर करंट है। अब करंट जहाँ पर होता है वहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड से, राइट हैंड से बताते हैं। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये जो डायरेक्शन में जिसमें फिंगर्स मुड़ रहे हैं यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इस पॉइंट पे सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो किधर होगा? बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड, ऐसे होगा जैसे ये चौक पकड़ा हुआ है। ठीक है, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड। और इस पॉइंट पे अगर देखोगे, देखो फिंगर्स कैसे मुड़ रहे हैं, नीचे की तरफ जाके ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मली इनवर्ड। अगली बात समझ में, तो करंट की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को रखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है। यानी कि ये लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन बोर्ड के प्लेन से बाहर है, फिर ऐसे नीचे की तरफ है, फिर ऐसे है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वेव के चलने का डायरेक्शन किधर होगा? ये बात तो समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे, बिकॉज ये हमने बार बार डिस्कशन कर लिया है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वायरिंग देन इट गिव्स राइज टू ए वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वैरी होता है तो उससे आता है वैरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो बन जाता है, सेल्फ सस्टेनिंग। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और ये लगातार ऐसे ही चेंज होता रहेगा और एक वेव बन जाएगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपने बोलोगे वेव कैसे बन गई? ये अब हायर क्लास में पढ़ने को मिलता है ग्रेजुएशन में, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव लिखेंगे हम, एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव लिखेंगे, फिर दोनों का सुपर पोजिशन करेंगे, और ये वेव्स भी कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव अगर ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव इसके परपेंडिकुलर होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे। ठीक है, वो इसमें दिखाई नहीं जा रही है, ऐसे होगी। अभी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव होगी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसी जो वेव्स होती हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, उनका अगर हम सुपर पोजिशन करते हैं तो हमें एक नई टाइप की वेव मिलती है। ठीक है, ये हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। और वो वेव का जो चलने का डायरेक्शन होता है वो इन दोनों वेव्स के चलने के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, डायग्राम से समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज अगर हम अपने बना लें एक्सिस, ये हमने एक्सिस बना लिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में सपोज है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, वेव के चलने का डायरेक्शन v है, मान लो वेव के चलने की स्पीड, वो दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको मान लो x और इसको मान लो y डायरेक्शन, और तो ये हो जाएगा z।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, तो वेव जेड डायरेक्शन में चलेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन बनाए तो वो ऐसे होंगे एक्स के अलॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस ये हमने बनाए, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस हुए। और वेव किधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में वेव बढ़ रही है आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, ये कम, ये जीरो था, इस जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ और फिर इधर कम हो गया। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होने लगा, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर से इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस हुए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस इन ऑसिलेशंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन में। अब अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा होगा, थ्री डायमेंशनल डायग्राम कि जो वाई जेड प्लेन है वो ये वाला है, फ्लोर वाला प्लेन। जब भी थ्री डायमेंशन की बात हो और बोर्ड में समझ में ना आए तो तुम देख लिया करो किसको, रूम के कॉर्नर पर। रूम के कॉर्नर में जो थ्री लाइंस दिखाई दे रही हैं वहां पे देख के भी इसको समझ सकते हैं। तो जो ऊपर लाइन जा रही है वो एक्स है, और जो इधर हॉरिजॉन्टल जा रही है वो जेड है, और जो तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसे वो वाई है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाई दे रहा है, एक्स जेड प्लेन, यानी जो बोर्ड का प्लेन है इसमें ऑसिलेट हो रहा है, ऊपर एक्स और इधर जेड। तो एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है, ये है वाई जेड प्लेन में। ठीक है, जो फ्लोर वाला प्लेन है जिस पर तुम बैठे हो, तो फ्लोर वाले प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मैक्सिमम हुआ, फिर ये वापस पीछे साइड में चला गया, बोर्ड के प्लेन के पीछे साइड में। इसको डॉटेड बना देते हैं तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। फिर ये फ्रंट साइड में आ गया फ्लोर वाले प्लेन में, और फिर ये बैक साइड में चला गया ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है वेक्टर, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये ऐसे बना देते हैं, ये बैक साइड में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हुआ। ठीक, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट होते हैं। इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं तो लगेगा कि हाँ ये अलग है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, और वेव के चलने का डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। नाउ वी हैव कम टू नो कि वेव में जैसे मीडियम वाली जो वेव यानी मैकेनिकल वेव्स होती है उनमें मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, और यहाँ पर क्या ऑसिलेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहले जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू लगातार चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से बन जाती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये तो क्वालिटेटिव डिस्कशन हुआ, यानी सिर्फ बातें हुई। अब हमें देखना है मैथमेटिक्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, बिकॉज बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। फिजिक्स को मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो अब अगर वेव की इक्वेशन हमें लिखनी है, क्योंकि ये वेव है तो ऑब्वियसली वेव की इक्वेशन मैथमेटिकली हमें लिखनी होती है। तो अगर वेव की इक्वेशन तुम याद करो तो ये इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, 11th क्लास में पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ ए वेव। ठीक है, वेव की इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी इंस्टेंट पर उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है जो चेंज हो रही है। और वो जो ए लिखा है, व्हाट इज ए इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज के, के इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा क्या चीज था, ये था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी।
तो ये हमारी वेव की इक्वेशन है। अब इसी के बेसिस पर हम यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। कैसे? तो y क्या चीज़ है? वो क्वांटिटी जिसमें वेरिएशन हो रहा है। a है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, k है वेव नंबर। हाँ, x पर ध्यान दो। x क्या चीज़ है? x वो डायरेक्शन है जिसमें वेव आगे बढ़ती है। मान लो कि ये हमारी वेव है जो x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और इधर y है। ठीक है, तो ये वेव, ये जो इक्वेशन है वो इस वेव के लिए है। y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसमें y क्या चीज़ है? ये जो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है। a क्या चीज़ है? ये है a, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू। किसी किसी बुक में यहाँ पे y नॉट भी लिखा रहता है, y नॉट भी लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यानी कि एम्पलीट्यूड। एंड x, इसको स्पेशली ध्यान देना कि यहाँ पर k के साथ क्या लिखा जाता है। k के साथ वो लिखा जाता है जिस डायरेक्शन में वेव हमारी आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ जो वेव बनाई गई है ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमें k के साथ x लिखना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पर, यानी वेव की इक्वेशन का जो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर EX लिख देते हैं पहचानने के लिए कि वो x डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, और आगे किस डायरेक्शन में बढ़ता है? जो व्हाइट वाली ग्राफ है उसको देखो कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये z डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वेव के चलने का जो डायरेक्शन है वो है z, और ऑसिलेशन का डायरेक्शन क्या है? x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई फिर? EX इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, यानी ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ये थी सपोज E नॉट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E नॉट साइन, नाउ k क्या था? वेव नंबर। k के साथ क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे k के साथ x लिखा है क्योंकि वेव हमारी ऑसिलेट होते हुए x डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? z डायरेक्शन में, तो यहाँ लिखेंगे के जेड माइनस ओमेगा टी। समझ में आ गया? और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखें। मैग्नेटिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन, यानी ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है इसमें ऑसिलेट हो रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे डी वाई लिख देंगे। जी की मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे डी नॉट। ठीक है, डी नॉट कौन सी वैल्यू होगी? ये वाली वैल्यू, इसको इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वैल्यू होगी डी नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो डी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इसमें भी जेड आया के साथ क्योंकि ये डी भी इधर है, ये भी जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन, दोनों जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बट दोनों के ऑसिलेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं, और जो वेव है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इट मीन्स oscillation of electric field, oscillation of magnetic field and propagation of the electromagnetic wave, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम से यही बात समझ में आती है। तो ये हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने क्या किया? इन्हीं दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन किया, यानी इनको कंबाइन किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन मिली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन मिली उसमें ये हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ये ऑलरेडी बताया हुआ है क्या, कि जो दोनों वेव्स को कंबाइन यानी सुपरपोज करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है उसमें वेव की स्पीड वाली जो जगह है, तो ध्यान से सुनना बात को, वेव की स्पीड वाली जो जगह है वहाँ पर मिलता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट बात है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, जहाँ पे स्पीड ऑफ वेव आनी चाहिए थी। स्पीड ऑफ वेव जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, स्पीड ऑफ वेव, कौन सी वेव? जो ऐसी दो वेव्स एक्स और वाई प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनती है उसमें जहाँ स्पीड का टर्म आना चाहिए था वहाँ पर ये आता है। क्या आता है? स्पीड ऑफ वेव 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज म्यू नॉट क्या चीज़ है? दिस इज परमिएबिलिटी, permeability of free space, and what is
एप्सिलॉन नॉट, ये तो म्यू नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें और सोचो कि परमिएबिलिटी क्या चीज़ है। परमिएबिलिटी मैटर की प्रॉपर्टी है जो इस बात को बताती है कि उस मैटर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर पास होगा तो उसका कितना इफेक्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से, मैटर के अंदर से पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कितनी आसानी से पास होगा। और जबकि परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस मैटर के अंदर से कितनी आसानी से पास होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड इन दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। मैटर की इन दो प्रॉपर्टीज पर। कौन सी? एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। यानी कि सिर्फ इस बात पर नहीं कि जहाँ से वेव इंड्यूस हुई है, जहाँ से प्रोड्यूस हुई है, सिर्फ उस पर नहीं, इस पर भी स्पीड डिपेंड करेगी कि वो वेव इस मीडियम से जा रही है और उस मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी कितनी। ठीक है, तो अगर फ्री स्पेस में वेव जाए तो यहाँ पर हम फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू लिखते हैं। और अगर किसी मीडियम में जाए, इन ए मीडियम, अगर किसी मीडियम के अंदर से वेव पास हो रही है तो यहाँ पर उस मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट है, ये अभी रियलाइज नहीं हुआ होगा, बट अभी और एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है इसका रियलाइजेशन तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, तो वो छोटा कैलकुलेशन क्या है? वो छोटा कैलकुलेशन है कि यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ से वैल्यू आएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ में, 10⁻⁻⁷, और इधर यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी टेस्ला, मीटर और पर एम्पियर। इसको चेक करना पड़ेगा, चेक कर ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ये आया था बायो-सावर्ट लॉ से, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आया था। तो अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल टू क्या आ गया? डी बी इंटू आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। तो डी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट हुआ टेस्ला, इसका यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लेंथ है तो 1 मीटर का पावर कैंसिल हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ ठीक है, यही आएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की यूनिट लिखते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया। और एप्सिलॉन नॉट कहाँ से मिलेगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से मिलता है, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आती है एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई एक्साइटमेंट हुआ इस वैल्यू को देखकर? कुछ याद आया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये अभी सुनने में बहुत ही मामूली सी बात लग रही है, बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब मैक्सवेल ने ये कैलकुलेशन किया था पहली बार और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई जो कि स्पीड ऑफ लाइट थी, ये उस समय पता थी लोगों को कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। तो मैक्सवेल ने कैलकुलेशन सिर्फ किया था, कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, कैलकुलेशन से उन्होंने पता लगाया कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी है। तो इसी से उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिकॉज इससे पहले जैसे भी डिस्कशन किया कि लाइट का नेचर लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है। कुछ लोग बोलते थे वेव है, कुछ लोग बोलते थे पार्टिकल है। तो जो लोग बोलते थे वेव है तो वेव को तो चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो इसीलिए फिर ईथर मीडियम को कंसिडर करना पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव है तो ईथर मीडियम उसके लिए चाहिए। ठीक है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लाइट के नेचर के बारे में एक नई बात पता चली, लाइट इज ए वेव, ये बात प्रूव हो गई। जो पार्टिकल वाली थ्योरी थी लाइट की वो उस समय फिर रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये अलग बात है कि कुछ सालों के बाद
फिर से लाइट का पार्टिकल नेचर भी सामने आया, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। वो आगे पढ़ेंगे, अभी बताने से कंफ्यूजन होगा। लेकिन उस समय की बात क्या थी, जिस समय डिस्कवरी हुई, लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसमें कंफ्यूजन चलता था, एक बहस चलती थी। लेकिन इस कैलकुलेशन से ये एस्टेब्लिश हुआ कि लाइट एक वेव है, और वेव है तो उसके लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम होगा एथर मीडियम। फिर वो एथर मीडियम का एग्जिस्टेंस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं चाहिए। तो फिर वहीं से ये बात एस्टेब्लिश हुई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस समय। मैक्सवेल ने सिर्फ कैलकुलेशंस और अपने दिमाग के बेसिस पे ये पता लगाया था। उसके कई सालों के बाद, मैक्सवेल की डेथ होने के कई सालों बाद, 25-30 सालों के बाद, फ्रैंक एंड हर्ट्ज, ये दो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, फ्रैंक एंड हर्ट्ज। हर्ट्ज वही जिनके नाम से फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाकई में होती हैं, उनको एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से हम इंड्यूस कर सकते हैं, और उनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फ्रैंक एंड हर्ट्ज।